हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत खुश होंगे जबकि प्रिपरेशन ऑन द टॉप चल रही होगी। वेल, हम लोग काफी सारे एमसीक्यू सीरीज को कवर करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। साथ ही साथ में कुछ करंट इवेंट्स को लेकर चल रहे थे जो काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज मेरे को काफी ज्यादा देखने को मिली, जो कि है समथिंग रिलेटेड टू नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, हमारे लिए क्या क्या जरूरी हो जाता है यहाँ पे जानना। सबसे पहले तो कि ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एग्जैक्टली क्या है या किस तरीके की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है। तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने इसकी 7th मीटिंग चेयर करी है, तो वो कहाँ पे हुई, क्या क्या उसमें डिसीजंस लिए गए, मतलब क्या क्या बेसिक चीजें थी। और थोड़ा-सा जब, क्योंकि ये जो ये मीटिंग हुई है, ये गिर नेशनल पार्क में हुई है, तो थोड़ा-सा गिर नेशनल पार्क हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो हम आईएसआई जानेंगे कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होता क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं इसको। एंड इस साइड के गिर नेशनल पार्क के बारे में थोड़े से डिटेल, माइन्यूट से डिटेल लेके चलेंगे। इसके अलावा की जो ये मीटिंग हुई है, इसमें की अनाउंसमेंट्स क्या-क्या, ठीक है? तो ये 4 से 5 पर्सपेक्टिव्स हैं जो सारे कवर करेंगे। लास्ट सेशन वही 20 टू 25 मिनट्स के अंदर सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। रिसेंटली न्यूज में देखने को क्यों मिला, क्वेश्चन यही आता है कि हम जब इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, देखो सबसे पहली चीज हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो एग्जैक्ट ऐसा है क्या कि क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है इसको। तो रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 7th मीटिंग चेयर करी है इसकी, चेयर्ड 7th मीटिंग ऑफ NWVL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इन्होंने इसकी 7th मीटिंग चेयर करी है। और 7th मीटिंग हुई कहाँ पर है, तो वो जो 7th मीटिंग हुई है वो के नेशनल पार्क। अच्छा, जो लोग स्टेट पीसीएस और एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी मीटिंग हुई थी और कहाँ पर हुई थी और किसने चेयर करी है। तो प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करी है, कहाँ पे हुई, गिर नेशनल पार्क पे। कौन सी मीटिंग थी, 7th मीटिंग थी, ठीक है। तो NBWL के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा गिर नेशनल पार्क को यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि गिर नेशनल पार्क के बारे में सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो गुजरात में है, गुजरात में सिचुएटेड है। सौराष्ट्र रीजन है, वहां पे ये सिचुएटेड है। चलिए कोई बात नहीं। कब स्टेब्लिश हुआ था, देखो लोकेशन हमें पता लग गई इसकी, सौराष्ट्र गुजरात। डेट स्टेब्लिश कब हुआ था, डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट, तो ये 1975 में स्टेब्लिश हुआ था। पहले ये सेंचुरी था, फिर उसके बाद इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है। सॉरी, ये 1965 में स्टेब्लिश हुआ था और फिर 1975 में इसको वाइल्ड लाइफ का स्टेटस मिला, नो सॉरी, नेशनल पार्क का स्टेटस मिल गया, ठीक है। पहले ये क्या था, एक सेंचुरी होता था, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये एक नेशनल पार्क है, तो एज ए नेशनल पार्क इन 1975 में इशू हुआ था। ये डेट ऑफ स्टेब्लिशमेंट भी एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अफ्रीका के बाहर ये एक ऐसी प्लेस है कि नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अफ्रीका के बाहर ये सिर्फ एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें लायन देखने को मिलता है, ठीक है, एज ए नेचुरल हैबिट। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना कि लायंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, तो टोटल 40 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। वो 40 स्पीसीज किसकी है, मैमल्स की। आई होप मैमल्स तो पता होगा सबको क्या होते हैं। तो ये 40 स्पीसीज हमें यहाँ पे मैमल्स की देखने को मिलती है।
एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें यहाँ पे 425 स्पीसीज बर्ड्स की देखने को मिलती है। बर्ड्स की कितनी स्पीसीज देखने को मिलती है? 425 स्पीसीज। आई होप क्लियर होगा। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1965 में एज एन सेंचुरी। देन 1975 में एज ए नेशनल पार्क का इसको दर्जा मिल गया था, ये अपग्रेड हो गया था। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हमें लायन एज ए नेचुरल हैबिटेट देखने को मिलता है। अराउंड 40 स्पीसीज ऑफ मैमल्स देखने को मिलती हैं, 425 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती है। इतना हमारे लिए यहाँ पे काफी है गिर नेशनल पार्क के बारे में जानने के लिए। अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो एन बी डब्ल्यू एल की जो 7th मीटिंग हुई थी, इसके अंदर की अनाउंसमेंट्स क्या थे। लेकिन की अनाउंसमेंट जानने से पहले थोड़ा सा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जब हमें इस चीज के बारे में एग्जैक्टली पता होगा कि होती क्या है, तो हम इसको एक प्रॉपर वे में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो देखो, ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सिलेक्ट द स्टैट्यूटरी बॉडी अमंग द फॉलोइंग। तो याद रखना कि एनबीडब्ल्यूएल जो है एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि सेक्शन 5A के अंडर स्टैब्लिश हुई थी। कैसे स्टैब्लिश हुई थी? अंडर द सेक्शन 5A। किसका सेक्शन 5A? लोकसभा का? नहीं, सेक्शन 5A ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जिसको कह देते हैं WLPA 1972। तो NBWL जो है एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई थी? स्टैब्लिश थ्रू सेक्शन 5A। 5A किसका? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको WLPA भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक सब एक ही पॉइंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है, ठीक है जी, हमें समझ में आ गया कि आप क्या बता रहे हो। अब हमें आपसे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो NBWL है, इसका काम क्या होता है, ये किस तरीके का रोल प्ले करती है। इसके रोल के बारे में आप हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो कि भाई इसका एग्जैक्ट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहली तो ये सबसे हाईएस्ट बॉडी है कि मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो जब हमने एनबीडब्ल्यूएल की बात करी, तो ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है। अब हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी किस चीज से रिलेटेड है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड, और खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज की बात होती है, स्पेशली फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ये पॉइंट याद रखना। तो आप लिख सकते हो कि इंडिया की हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इररिस्पेक्टिव। स्पेशली जब हम स्पेसिफिकली डील करेंगे, तो स्पेसिफिकली किसके लिए है? प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए। ठीक है, तो याद रहेगा कि इंडिया की हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी कौन सी है? NBWL है। कब स्टैब्लिश हुई थी? कब स्टैब्लिश हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड इसके साथ साथ कौन से सेक्शन के थ्रू? सब सेक्शन में बता देता हूँ, 5A कौन एक्ट का। ठीक है, चलो, ये चीज हो गई। हाँ, इसके अलावा इसकी क्या बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर एडवाइस करना या और प्रोटेक्टेड एरियाज के जो प्रोजेक्ट, मान लो कोई कल को प्रोजेक्ट लॉन्च होता है जो वाइल्ड हैबिटेट्स को जो है और प्रोटेक्टेड एरियाज को अफेक्ट करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट जो कि वाइल्ड लाइफ को और प्रोटेक्टेड एरियाज को इम्पैक्ट करेगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्टली, तो उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल और रिजेक्शन देना किसका काम है? इस बॉडी का काम है। So it is the body which approves or rejects the project which have a direct or indirect impact on wildlife habitats and protected areas. ठीक है, पहला पॉइंट, इंडिया की हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है कि इस पे एडवाइस करती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे और प्रोटेक्टेड एरियाज पे। दूसरा, कि ये जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं जो इन दोनों चीजों को इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अप्रूवल और रिजेक्शन देने का काम किसका है? NBWL। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई थी? 1972 में। कौन से सेक्शन के थ्रू? सेक्शन 5A के थ्रू। कौन से एक्ट का? WLPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद बात करते हैं, ये हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जान ली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू ये स्टैब्लिश हुई थी अंडर सेक्शन 5 पे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर कह लो या फिर आप कह सकते हो कॉम्पोजिशन। अच्छा, गिर नेशनल पार्क कब स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, एंड कहाँ पे सिचुएटेड है, सिचुएशन के साथ साथ कि जहाँ पे ये सिचुएटेड है क्यों फेमस है, मतलब क्या स्पेसिफिक क्या स्पेशल है, एंड टोटल नंबर ऑफ मैमल्स कितने स्पीसीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैमल की स्पीसीज कितनी है और बर्ड्स की स्पीसीज कितनी है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट ये बताओ इसमें कमेंट करके कि पहले वो क्या था गिर नेशनल पार्क, बाद में उसको कैसे क्या किस चीज में अपग्रेड करा गया। और तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन की जब हम बात करें तो बेसिकली ये 47 मेंबर कमेटी है। कितने मेंबर की कमेटी है, इट इज अ कमेटी 47 मेंबर। चेयर कौन करता है इनको, विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कौन होंगे, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट इसलिए मैंने एमओई लिखा है इसको। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो कि एज वाइस पर्सन सर्व करता है। ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइस चेयरपर्सन इज एक्ट एज अ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। टोटल कितने मेंबर की कमेटी, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्या पीएम इसका पार्ट है। आपका आंसर होगा यस, इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। कितने मेंबर की कमेटी है, 47 मेंबर की कमेटी। काम क्या होता है ये चीज आपको पता है। चलो, अब इसके बाद ये तो सारी बात कर ली हमने NBWL क्या होता है। अब ये जो NBWL की सेवेंथ मीटिंग हुई है, ये जो इसकी सेवेंथ मीटिंग हुई है, इसके अंदर वो कौन से की अनाउंसमेंट से जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो अनाउंसमेंट था तो वो था रिवरीन डॉल्फिन सर्वे, कुछ इससे रिलेटेड बात करिए। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट रिवरीन डॉल्फिन सर्वे से रिलेटेड है। इंडिया का जो पहला डॉल्फिन सेंसस, इंडिया का जो सबसे पहला डॉल्फिन सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 6,327 डॉल्फिन्स जो है वो रिकॉर्ड करी गई थी, एंड इट वाज अक्रॉस 28 रिवर्स, और 28 रिवर्स और साथ ही साथ में 8 स्टेट्स। देखो ये जो नंबर है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि भाई सबसे हाईएस्ट डॉल्फिन्स कहाँ पर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर आसाम। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। तो जब जो सबसे पहला डॉल्फिन सेंसस हुआ उसमें रिकॉर्ड करेगा टोटल कितनी डॉल्फिन, 6,327, 28 रिवर्स में, टोटल 8 स्टेट्स में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। इस सीरीज में इसको याद रखना कि कितनी डॉल्फिन्स रिकॉर्ड हुई हैं ये मतलब का नहीं है, टोटल रिवर्स अगर याद रख सकते हो तो टोटल 28 रिवर्स एंड 8 स्टेट्स। सबसे ज्यादा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। बस, चलो दूसरा पॉइंट आता है इसमें, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन। अभी रिसेंटली देखने को मिला जो 16th लाइन पॉपुलेशन एस्टिमेशन है वो 2025 के लिए सेट करा गया। ठीक है, कौन सी, 16th लाइन पॉपुलेशन एस्टिमेट कब के लिए सेट करा गया, 2025 के लिए। ठीक है, ये जो इनका कंजर्वेशन प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करेगा। ठीक है, जो वार्धा लाइफ, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ कि एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या देखने को मिला कि वार्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हैबिटेट इनहेंसमेंट के लिए
हैबिटेट इन्वेस्टमेंट करी जाएगी यहाँ पे, ताकि वो लाइन का जो डिस्पर्सल है उसको एड कर सके, राइट। तो एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन की 16th पॉपुलेशन एस्टिमेट करी जाएगी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ देयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनहेंसमेंट होगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो लाइन का डिस्पर्सल है उसको ऐड कर सकें। तो ये थी कुछ बात हमने डॉल्फिन से रिलेटेड पढ़ी। दूसरी बात हमने पढ़ी एशियाटिक से रिलेटेड। तीसरा है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें आपको पता है कि जो 16th मीटिंग हुई इसमें एग्जैक्टली था क्या। तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जब हम बात करते हैं ना चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट जो होगा ये एमपी से गुजरात तक एक्सपेंड करा जाएगा। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट गांधीनगर सेंचुरी इन एमपी, गांधीनगर सेंचुरी, समझ में आ रहा होगा ना, मैं बता रहा हूँ गांधीनगर सेंचुरी इन एमपी से लेके इसको बानी ग्रासिम गुजरात, ताकि बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सके और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सके। तो जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड होगा, गांधीनगर सेंचुरी इन एमपी से बानी ग्रासलैंड इन गुजरात। क्यों होगा, ताकि ये पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर सके और बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर सके। तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा सबसे डॉल्फिन, फिर हमने देखा एशियाटिक लॉयन, तीसरा हमने देखा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। चौथा पॉइंट है नेशनल नेशनल सेंटर इन जूनागढ़। ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड हम देखेंगे। नेशनल रेफरल सेंटर इन जूनागढ़, ठीक है। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ डिसीज मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब वाइल्ड डिजीज को मैनेज करने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो इसका काम होगा। नेशनल रेफरल सेंटर इन जूनागढ़। आप जूनागढ़ में है क्या नेशनल रेफरल सेंटर, काम क्या होगा, वाइल्ड लाइफ डिजीज मैनेज। आई होप ये भी क्लियर हो गया कि भाई चौथा पॉइंट क्या था। स्टार्ट हमने किससे करा, डॉल्फिन, एशियाटिक लायन, फिर उसके बाद चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, उसके बाद नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़, एंड इसके बाद कुछ दो पॉइंट्स और हैं। एक तो है जियो स्पेटियल मैपिंग, एआई से रिलेटेड जाएगा तो एआई है, तो एआई का यूज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्यों नहीं कर सकते। तो फॉरेस्ट फायर्स जैसी जैसे रिलेटेड या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको रिजॉल्व करने में क्या मदद करेगी, जियो स्पेशल मैपिंग एंड एआई। एआई का इन दोनों चीजों का यूज किया जाएगा। देखो जियो स्पेशल मैपिंग क्या होती है, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ब्रीफ देने लगूँ आपको तो काफी लंबा टॉपिक खींचेगा। तो जिसने भी ज्योग्राफी का ये, और स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ये कॉन्सेप्ट बताया जाता है, इन्वायरमेंट में इसको लिंक करके चीजें देखो, ज्योग्राफी हो चाहे इन्वायरमेंट हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह लिंक्ड है ना। तो ट्राई करना है इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और जब हम बात करते हैं एआई से रिलेटेड, तो इसका बेसिकली जितनी भी फॉरेस्ट फायर्स हमें देखने को मिलती है रिसेंट में, या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए इसका यूज कर रहा है, राइट। इसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती है। 6th 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि भाई इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी होती हैं। तो इसमें जो 6 पॉइंट यही बात करी गई कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को कैसे कंजर्व करें। जैसे पहले इसमें करी गई घड़ियाल कंजर्वेशन से रिलेटेड, घड़ियाल कंजर्वेशन जो हैबिटेट लॉस की वजह से इनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन है उसको कंजर्व करने के लिए। ठीक, नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको बचाने के लिए, नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्लान। जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके ऊपर एक बेसिक प्लान लाने के लिए, उनको बचाने के लिए ये।
इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन सेक्टर 2 पॉइंट्स यहाँ पे देखे हमने। एक तो घड़ियाल कंजर्वेशन और दूसरा नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्लान। चौथा, इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, 7 पॉइंट इंक्लूड करके टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे बात करी गई थी। टाइगर कंजर्वेशन बियॉन्ड रिसर्च, है ना। तो यही पूरा टॉपिक था। 16th मीटिंग में यही सारी बातें करी गई और जितनी थी। एंड इसके अलावा आई होप सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर करे कि ये जो गिर नेशनल पार्क में ये मीटिंग हेल्ड हुई, गिर नेशनल पार्क क्या था। फिर हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि NBWL एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके की बॉडी है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, चेयर कौन करता है। जब हमने ये सारी चीजें देख ली, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि ये जो 6 मीटिंग हुई थी इसके अंदर किस किस चीजों के ऊपर क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी गई है वो सबसे ज्यादा करे, राइट। एंड आई होप सेशन में काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रीजन है, क्योंकि वाइल्ड कंजर्वेशन से रिलेटेड काफी सारी चीजें चलती ही रहती हैं। तो ये पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेन। तो ट्राई ना कि इस चीज से रिलेटेड आप सारी चीजों को कवर कर सको, राउंड अबाउट रिवॉल्व कर सको इसके अराउंड। बेसिक जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी मैंने सारी कराने की कोशिश करी है ऑलरेडी। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पे बता सकते हैं। एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई इवेंट के साथ।